Welcome to Maths and Science Zone in Class 9 Chemistry Matter in Our Surrounding. You are welcome in Lecture 1. In this lecture, you will study Introduction of Matter, Definition of Matter, about the intermolecular spaces. Matter is made up of very tiny particles, about the particles of matter being continuously moving. You will also learn comparison of properties of solid, liquid and gases. Here you go with the Lecture 1. केमिस्ट्री क्लास 1 वीडियो 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारा चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले मैटर वर्ड को हम जाने कि व्हाट द मैटर इज। मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। Anything which occupies space and has mass is called matter. अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आर सराउंडिंग्स। हमारी सराउंडिंग्स यानी हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से मैटर हम लोगों के आसपास होते हैं। जिस भी चीज़ ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है तुम्हारे सामने, तुम्हारी चेयर है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, बुक्स हैं, एनीथिंग जो भी तुम्हारे सामने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसके मास को तुम फील कर सकते हो, उसके वजन को तुम फील कर सकते हो, वो सब कुछ मैटर का हिस्सा है। ठीक है। जनरली मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस एक तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं फिजिकली। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन है कि फिजिकली हम इन तीन स्टेट्स में इनको देखते हैं। क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर हम इसको केमिकल क्लासिफिकेशन में देखें तो केमिकली हम लोग एलिमेंट्स के फॉर्म में, एटम्स एलिमेंट का ही पार्ट होते हैं। ठीक है। जितने भी एटम्स होते हैं वो एलिमेंट के ही पार्ट होते हैं। तो एलिमेंट्स के फॉर्म में देखते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में देखते हैं, मिक्सचर्स के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब कंपाउंड का हिस्सा हैं, जो भी एटम्स हैं वो एलिमेंट का हिस्सा है। एलिमेंट के अंदर एटम्स वर्ड चला गया और कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स चला गया। तो हम लोग केमिस्ट्री केमिकली अगर हम देखें तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इन तीन फॉर्म्स में हम लोग देखते हैं मैटर को। ये इसका केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है। क्या सीखा? मैटर जो भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीन फॉर्म में ही हम लोग फिजिकली देखते हैं। कोई भी चीज या तो हमें सॉलिड नजर आती है, या वो चीज हमें लिक्विड नजर आती है, या फिर हमें गैस के फॉर्म में नजर आती है, फील होती है, मास होता है। कभी कभी गैस की बहुत सारी चीजें हमें दिखती नहीं है, जैसे एयर ही हमें दिखती नहीं है, बट एयर का मास होता है। एक बलून अगर तुमने इन्फ्लेट नहीं किया है और सिंपली बिना इन्फ्लेट किए हुए उसका वेट करो और उसको इन्फ्लेट करने के बाद उसका वेट करो, तो जो चेंजेस आते हैं वो क्या है? उसके अंदर एयर ही तो भरी है, वो क्या है? गैस का फॉर्म है। तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में मैटर को लेते हैं और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के फॉर्म में केमिकल क्लासिफिकेशन लेते हैं मैटर का। अच्छा, इस चीज के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हम लोग मैटर के बारे में बात करते हैं तो मैटर में किस चीज से बना हुआ है मैटर, हमारे दिमाग में वो जरूर आता है। तो मैटर बेसिकली एटम्स का ही बना हुआ है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा एग्जिस्टिंग पार्टिकल जिसके बारे में हम जानते हैं दैट इज एटम। और एटम्स से ही हर मैटर बना हुआ है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, एवरीथिंग इज फॉर्म ऑफ एटम्स। ठीक है। मैटर, हमारा जो भी मैटर के फॉर्म में हम चीजें देख रहे हैं उन सबके कोर में, बेसिक में एटम्स है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है कि एटम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये चीज हम लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये 8th क्लास में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये एटम के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन हम इनके टर्म्स में क्लासिफाई नहीं करते मैटर को। मैटर को जब क्लासिफाई करने की बात आती है तो सिर्फ एटम्स के टर्म्स में ही क्लासिफाई किया जाता है। वी टॉक्ड अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग, टाइटल अंडरस्टैंडिंग। वी टॉक्ड अबाउट ऑल द मैटर मेड अप ऑफ एटम्स। अच्छा, जो ऑल द मैटर मेड अप ऑफ एटम्स है वो कई जगहों पर आपको लिखा मिलेगा कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो वर्ड पार्टिकल्स या एटम्स यहाँ पर एक दूसरे के लिए सिनोनिमस है। पार्टिकल्स या एटम्स, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बोले, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स बोले, वो एक ही बात है। मीन्स आई विल बी यूजिंग इट इंटरचेंजेबली, सो अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। ओके, अब मैं तुम्हें एक टर्म बताने जा रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस
कोई भी कॉम्पोजिशन होती है मैटर की, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, उसके पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के बीच में आप देखो पार्टिकल्स में थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस हैं। ये जो देखो जगह जगह स्पेसेस दिख रही हैं, यहाँ स्पेसेस दिख रही हैं, ये स्पेसेस दिख रही हैं, यही सारी स्पेसेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कहलाती हैं। इनको इंटर पार्टिकल स्पेसेस भी कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोल सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म है। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, ये जो गैसेस हैं, उसमें पार्टिकल्स आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, तो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पाई जाती हैं। जो लिक्विड्स होते हैं उनमें भी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पाई जाती हैं, लेकिन सॉलिड्स में मिनिमम पाई जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस गैसेस में मैक्सिमम होती हैं, लिक्विड्स में हाई होती हैं, गैसेस से कम है बट स्टिल काफ़ी हाई है, और सॉलिड्स में मिनिमम होती हैं। सॉलिड जो अगर पूर्ण सॉलिड है, एक कंप्लीट सॉलिड है, बहुत छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटा है, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम है, बट स्टिल दे आर देयर, होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अब गैसेस में इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की वजह से कई सारी गैसेस एक साथ मिल सकते हैं। मान लो क्लोरीन गैस की स्मेल उड़ रही है, पंजेंट सी स्मेल उड़ रही है लैब में, अचानक से किसी ने हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल उड़ाई, ये क्लोरीन गैस है Cl2, ये पंजेंट स्मेल लैब में उड़ रही है, ठीक है। अचानक किसी ने H2S सड़े अंडे की बदबू, हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस उड़ाई, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बिल्कुल सड़े अंडे की बदबू जैसी होती है, ये इसकी स्मेल तो उड़ी रही होगी, इसकी स्मेल भी साथ में मिक्स होकर आने लग जाएगी। और ऐसे में मान लो कोई थर्ड स्मेल भी, अमोनिया की स्मेल आना शुरू हो गई, NH3 अमोनिया की भी स्मेल पंजेंट टाइप की होती है, तो ये स्मेल भी तुम्हें अलग से रिकॉग्नाइज होगी कि ये भी स्मेल उड़ रही है। सारी स्मेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर, मान लो ऐसे में LPG और रिलीज होना शुरू हो गई, तो उसकी स्मेल भी फील होना शुरू हो जाएगी। इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की वजह से सारी गैसेस सब आपस में मिक्स होकर अपनी स्मेल को कैरी करती रहेंगी, ठीक है। अब ये स्मेल कैरी होती है, कितनी दूर तक जाती है, उसके लिए एक और टर्म होगा, लेकिन अभी हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस समझ रहे हैं। लिक्विड्स में बात करो, लिक्विड्स में ये हाई है, जैसे तुमने पानी में नमक मिलाया, तो ये नमक तुम्हारा पानी में घुल जाता है। अगर तुम वॉल्यूम के टर्म्स में देखो कि अगर तुमने एक ग्लास में नमक मिलाया, यहाँ तक पानी भरा हुआ था, तुमने 1 चम्मच नमक मिला दिया, 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं आएगा नमक से। जो ग्लास का लेवल होगा, जैसे यहाँ तक के लेवल तक पानी भरा हुआ था, तुमने यहाँ पर लेवल स्टडी किया, और इस लेवल से तुमने 2 चम्मच मिला दिया, अभी भी जरा सा भी लेवल ऊपर नहीं आया, तो ये सारा सॉल्ट जा कहाँ रहा है? ये सारा का सारा सॉल्ट पानी की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में ही जा रहा है। ऐसे ही तुमने शुगर के साथ किया, दूसरे वाटर में लिया, शुगर मिला दी, तो वो शुगर भी आपने धीरे धीरे करके उसमें चर्न किया, वो शुगर डिसॉल्व हो गई, तो वो सारी शुगर कहाँ गई? वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में गई, ठीक है। दिस टर्म इज क्लियर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, जो भी आपका मैटर होता है उसके पार्टिकल्स का जो इंटरनल अरेंजमेंट है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो छोटी छोटी स्पेसेस रहती हैं, उनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। मैक्सिमम इन गैसेस, हाई इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन सॉलिड्स। We talked about the term intermolecular spaces in video 2. अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हम अच्छे से समझ गए। एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के 2 एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें एक डे टू डे है और एक सीखने वाली बात है। डे टू डे एग्जांपल में, कभी आपने डिटॉल पानी में मिलाई है? सबने मिलाई होगी कभी ना कभी। आपने देखा होगा कि डिटॉल अगर आप 1 बूंद पूरे बकेट में मिला देते हो, तो पूरे बकेट के पानी में डिटॉल की स्मेल आने लग जाती है। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करना, पूरी बकेट में 1 ड्रॉप डालना डिटॉल की, और उसके बाद 1 मग पानी उस बकेट में से ले जाके दूसरी बकेट में डाल देना। अब उस बकेट के पानी में भी पूरे में स्मेल आ जाएगी। फिर उस बकेट से 1 मग निकालना और किसी तीसरी बकेट के पानी में डाल देना, उसमें भी डिटॉल की स्मेल आ जाएगी। और ऐसा ही काम तुम 4-5 बकेट्स तक डिफरेंट करना, स्टिल डिटॉल की स्मेल जो है वो तुम्हें लास्ट बकेट में भी स्लाइट, अगर तुम्हारी सेंसिटिविटी हाई है, स्मेलिंग सेंसिटिविटी, तो तुम्हें वो डिटॉल की स्मेल फील होगी, महसूस होगी। ऐसा ही सेम ये हो किस वजह से रहा है? जो डिटॉल है वो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाकर प्रॉपरली सेट हो गई है, और वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जो डिटॉल है वो अपना स्मेलिंग इफेक्ट वाटर पर कैरी कर रही है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, किसी ने इसका नाम सुना है? मे बी सुना होगा। परमैंगनेट, ये एक आपका पर्पल कलर का क्रिस्टल्स होते हैं,
बिल्कुल जैसे होली का रंग होता है वैसे, होली का रंग देखा ना सबने, रेड रंग होता है, ग्रीन रंग होता है, उसके क्रिस्टल्स की तरह छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। जब इसको 1 मग पानी में आप 0.1 ग्राम भी मिलाओगे, इतना सा, तो आपको बिल्कुल पर्पल वाटर तैयार हो जाएगा। उस पूरे वाटर को आप घर पे जाकर अपनी 1000 लीटर के ऊपर टैंक है ना, 1000 लीटर का घर की जो बड़ी टंकी है उसमें डाल दो, पूरे टंकी का पानी पिंक कलर का हो जाएगा। पूरा पर्पल नहीं होगा, थोड़े से पानी में वो पर्पल कलर देता है, लेकिन पूरी टंकी का पानी पिंक हो जाएगा। परेशान ना हो, पोटेशियम परमैंगनेट आपका आयरन बैक्टीरिया को मारता है। अगर आपकी पूरी पाइपलाइन में कहीं भी आयरन पाइपलाइन पड़ी हुई है या कहीं पर भी जब सप्लाई लाइन आ रही है वहाँ पे आयरन बैक्टीरिया डेवलप हो गया है, तो पोटेशियम परमैंगनेट उसको मार देता है। पोटेशियम परमैंगनेट को ही लाल दवाई के नाम से, हमारी जो सरकारी पानी की सप्लाई होती है उसमें लाल दवाई के नाम से डाल दिया जाता है। कभी कभी सरकारी सप्लाई का पानी भी हल्का सा पिंक आता है। अगर जिनके यहाँ समरसेबल है उनको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जिनके यहाँ भी गवर्नमेंट सप्लाई आती है तो कभी कभी हल्का सा पिंक पानी का शेड होता है, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से होता है कि ताकि जहाँ पर भी आयरन पाइप्स लगे हैं उससे जो आयरन बैक्टीरिया डेवलप होता है उसको पोटेशियम परमैंगनेट से आसानी से खत्म किया जा सकता है। तो इट एक्ट्स एज अ लाल दवाई। ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता अनलेस अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो। बहुत मामूली सी क्वांटिटी में लोग तो इसका यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश करने में भी इसका यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स को अगर आप बिल्कुल माइन्यूटली एक क्रिस्टल छोटा सा लेके 1-1.5 लीटर पानी में डाल दो और उसके बाद वेजिटेबल्स को वॉश करो, तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उस पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट भी खत्म कर देता है। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में पोटेशियम परमैंगनेट हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। तो अगर तुम ये 1000 लीटर के अपने टैंक में डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब उस 1000 लीटर के टैंक में तुम उसका एक डब्बा पानी दूसरे 1000 लीटर के टैंक में डाल दो, उसमें भी तुम्हें हल्का सा पिंक इफेक्ट आ जाएगा। उसका एक डब्बा पानी निकाल के एक और 1000 लीटर वाले टैंक में डाल दो, उसमें भी हल्का सा पिंक इफेक्ट आ जाएगा। तो जो मैटर है वो कितने स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, एक एक्सपीरियंस हमें इस चीज से होता है। स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कितने ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है कि डिटॉल की एक बूंद में कितने सारे पार्टिकल्स हैं जो वाटर पे थाउजेंड्स ऑफ लीटर तक इफेक्ट डाल रहे हैं। या पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल में कितने पार्टिकल्स हैं। इमेजिनेशन के लिए तुम्हें बताऊं कि लगभग 10⁻21 पार्टिकल्स एक बूंद पानी में होते हैं। 10⁻21 वन ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। 10⁻21 जब लिखना शुरू करोगे ना तो ऐसे 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 21 बार जीरो बनेंगे, 21 बार जीरो बनेंगे तब 10⁻21 होगा। इट विल बी, अगर हिंदी की हम लोग गिनती करते हैं शंख महाशंख में पहुंच जाएगी ये क्वांटिटी। और उतनी क्वांटिटी के बाद भी इफेक्ट जो है पार्टिकल्स की, इतना मतलब एक छोटे से छोटे एग्जिस्टेंस में इतना सारा पार्टिकल्स का होना अपने इफेक्ट को लॉन्ग लास्टिंग तक ले जाना का शो करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के साथ साथ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये भी हमें अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। Video 3 we studied intermolecular spaces, then matter is made up of very tiny particles, very small particles. Now we are going to study particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. हम लोग वीडियो 4 में ये थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल्स किसी भी मैटर के हों, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उसके पार्टिकल्स हमेशा इंटरनली मूव करते रहते हैं। अब तुम्हारे मन में आया होगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स कहाँ से मूव करते हैं सर, आपका जो बोर्ड है सामने वो सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स कहाँ मूव करते नजर आ रहे हैं। तो इंटरनली इसके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अ स्मॉल वाइब्रेशन कीप ऑन हैपनिंग इनसाइड द सॉलिड क्रिस्टल आल्सो। वो हमें दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती, बट उन पार्टिकल्स में एक वाइब्रेशन हमेशा होती रहती है इंटरनली। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके अंदर का एक लैटिस होता है, उस लैटिस वर्ड में यूज कर रहा हूं। लैटिस मतलब इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन। जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के भी हल्का 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 बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, लेकिन वो भी हल्का 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 वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, अब लिक्विड के तो पार्टिकल्स कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से मूव करते रहते हैं और गैसेस के सबसे तेज मूव करते हैं। तो सॉलिड्स लीस्ट मूवमेंट है, लेकिन है, ठीक है, लीस्ट मोशन ऑफ पार्टिकल्स, लीस्ट मोशन ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड हाई मोशन ऑफ पार्टिकल्स, हाई मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यहां पे मैं हाई मोशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब इंटरनल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स,
और गैसेस का मैक्सिमम इसके पार्टिकल्स का मैक्सिमम मोशन हो रहा होता है। इसी मोशन को हम लोग एक टर्म देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी वर्ड का मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा है क्या? चलो नहीं पढ़ा, फिर भी मैं बताता हूं। काइनेटिक का मतलब द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो यहां काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बोलूंगा, एनर्जी पजेस्ड बाय एनी मैटर ड्यू टू इट्स मोशन। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं, तो एनर्जी पजेस्ड बाय दी पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यानी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के पास मिनिमम है, लिक्विड्स के पास सॉलिड्स से हायर है, और गैसेस के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। यानी मैं इसी टॉपिक में कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हैं, उसी में मैं ये भी आपको बता सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो सॉलिड की मिनिमम, उससे थोड़ी ज्यादा लिक्विड की, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस में होती है। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के अंदर हीट को जनरेट करते हैं। अच्छा, हीट जनरेट करने की बात से आया कि अगर किसी भी मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसमें हीट जनरेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीजेस। अब यहां मैंने मैटर वर्ड लिख दिया, तो इसका मतलब मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में कोई वो नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा। मैटर मतलब तीनों के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। अगर आपने टेम्परेचर का इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी, यानी मोशन इनसाइड द पार्टिकल्स बढ़ेगा, मोशन इनसाइड द लैटिस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, बढ़ेगा, चाहे वो सॉलिड का लैटिस हो, लिक्विड का हो। गैसेस में तो वैसे ही मोशन बहुत हाई रहता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द फोर टर्म्स। आई एंड विद माई क्लास 1। हम लोगों ने वीडियो 1 में क्या सीखा था? चैप्टर का टाइटल, उसकी अंडरस्टैंडिंग, फिर हम लोगों ने सीखा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, फिर हमने क्या सीखा तीसरे नंबर पे? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, जिसमें हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट और डिटॉल का एग्जाम्पल लिया। और हम लोगों ने चौथे नंबर पे सीखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा इनसाइड द मैटर मोशन में रहते हैं, और उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और एक और बात सीखी हम लोगों ने कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स सभी मैटर में, जो भी फिजिकल स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी में बढ़ती है।